वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन करीब हैं और सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने मंशूर तैयार कर रही हैं। इलेक्शन में कौन सी जमात जो है वो फेवरेट होगी और किसकी गवर्नमेंट बन सकती है, इस पर बड़ी गहरी नज़र है मुजम्मल सरवर्दी साहब की। सीनियर तजज़ियाकार हैं वो, उन्होंने हमें ज्वाइन किया यूके से। मुजम्मल साहब शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। बताइएगा कि सर जो सियासी सूरत हाल चल रही है, पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नून लीग को तनकीद कर रहे थे और कभी जो है वो अपने मंशूर का ऐलान करते हुए कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम क्लीन स्वीप करेंगे, और नून लीग जो है वो खामोश है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये पुरस्कार खामोशी और एक तरह से तनकीद जो है वो सर किस तरफ जा रही है हालात? देखिए, नून लीग को तो पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो एंटी नवाज इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो एंटी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। ठीक है। मुस्लिम लीग नून जो है वो एंटी पीपीपी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, वो एंटी पीटीआई इलेक्शन लड़ना चाहती है। ठीक। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रो पीटीआई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून एंटी पीटीआई इलेक्शन लड़ना चाहती है। ठीक है। बिलावल भुट्टो एंटी पीएमएलएन लड़ना चाहते हैं, वो एंटी पीपीपी नहीं लड़ना चाहते हैं। तो लिहाजा हर एक की अपनी पॉलिसी है। वो पीटीआई को तनकीद बना करेंगे, वो मुस्लिम लीग नून को करेंगे, पीटीआई भी आपको मुस्लिम लीग नून को तनकीद करती नजर आएगी। तो ये जमातों के अपने अपने अहदाफ हैं कि उन्होंने इलेक्शन में किसको निशाना बनाना है और किसको नहीं बनाना। बिलावल भुट्टो ये चाहते हैं कि पीटीआई का जो नाराज वोटर है, जो टूटा हुआ वोटर है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाए, इसलिए वो इमरान खान को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते। ठीक है। ताकि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखें। मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि पीटीआई का वोटर हमारे पास नहीं आएगा, लिहाजा वो पीटीआई को हदफ का निशाना बनाना चाहते हैं। तो सादा खेल है, इसमें कोई ऐसी समझदारी बड़ी बात तो है साइंस को नहीं है। लेकिन सर ये साइंस देखें ना, पहले पीडीएम में सब इकट्ठे थे और अब जलसों में जो है वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और कल फिर जब गवर्नमेंट बनाने का वक्त आएगा तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे उन्हें बैठना पड़े और इकट्ठी गवर्नमेंट बनानी पड़े। तो फिर ये नूरा कुश्ती जो है वो सिर्फ आवाम के लिए है? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगले इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट की जो भी सूरत हाल हो, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाएगी। मुझे नहीं ये बात लगती। ठीक। मतलब पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ तो हुकूमत बना सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बनाएंगे। ये हुकूमत बनाने में मुस्लिम लीग नून को ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके पॉलिटिकल कैपिटल का भी नुकसान हुआ है, पीपल्स पार्टी ने शेयर भी नहीं किया है। तो इट वाज अ बैड मैरिज। मुझे इसके री मैरिज के चांस नजर नहीं आते। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन के बाद ये इकट्ठी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन मेरी राय है कि नहीं, ये इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में बैठना तो कबूल करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बनाएगी। और अगर हुकूमत बनाएगी तो पीपल्स पार्टी के बगैर बनाएगी, उनको साथ शरीक इक़्तिदार नहीं करेगी। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं कि वो अकेले गवर्नमेंट बना ले, या बाकी किंग्स पार्टी जो है उनके साथ मिल जाए? देखिए, अगर कोई हंग पार्लियामेंट हुई और पीपल्स पार्टी सबको इकट्ठा करना चाहेगी तो उसमें मुस्लिम लीग नून को वो अपने साथ नहीं इकट्ठा कर सकेंगे। ठीक है। हो सकता है पीटीआई को कर लें, फजलुर रहमान कर लें, बाकी सबको इकट्ठा कर लें। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई तो उनकी कोशिश होगी कि वो बहुत बड़ी मखलूत हुकूमत ना बनाए। उससे बेहतर है वो हुकूमत से बाहर बैठ जाए, क्योंकि उनका नुकसान काफी हुआ है। वो हुकूमत बनाएंगे तो उसी सूरत बनाएंगे जब उनके पास क्लियर मैंडेट होगा, या एक आध पार्टी को साथ मिलाना पड़े, उसकी भी इतनी बाइंग पावर ना हो कि वो निकल जाए और हुकूमत गिर जाए। ठीक। वो हुकूमत को मुस्तहकम तो करे, लेकिन उसके निकलने से हुकूमत गिर ना जाए। ठीक। तो नून लीग सर, नून लीग जो है वो एमक्यूएम को उन्होंने साथ मिलाया, JUF जो है उनके साथ खड़ी है, बाप उनके साथ खड़ी है। तो इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब जो है एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बना के मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी से उनकी बातचीत चल रही है। तो क्या लगता है, जो पंजाब कहा जाता था कि नून लीग का है, वहाँ से इतनी सीटें, यानी कि घर से इतनी सीटें लेके निकलेंगे कि वो इस काबिल हों कि अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बना सकें? ठीक, अगर तो पंजाब से सीटें लेके नहीं निकलेंगे फिर तो हुकूमत बना ही नहीं सकेंगे। जी जी, वही ना। हाँ, तो पंजाब तो उन्हें जीतना पड़ेगा, हर हाल में जीतना पड़ेगा, और वो कह भी रहे हैं कि हम पंजाब से 100 सीटें लेंगे। एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद तो टूट गया है। आप देखें ना, शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर कोई इत्तेहाद तो ना रहा ना, फिर हम उसको, उनकी सीट एडजस्टमेंट तो खत्म हो गई। आज शहबाज शरीफ कराची गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें ब्रेक थ्रू हो सके। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट मुझे नजर नहीं आ रही।
एक या दो सीटें हो सकती हैं, लेकिन पंजाब शेयर करने के लिए मुस्लिम लीग नून बिल्कुल तैयार नहीं है। पंजाब को वो अपना होम ग्राउंड समझते हैं, तो वो क्यों शेयर करेंगे? अगर उन्होंने आईपीपी में से किसी को टिकट देना हो तो उसको अपने साथ शामिल कर लेंगे, उसको आईपीपी से टिकट एडजस्टमेंट क्यों ऑफर करेंगे? जैसे अभी फैसल सालेहात को उन्होंने शामिल कर लिया है पीपल्स पार्टी के जरिए, तो वो फैसल सालेहात को एडजस्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे ना। वो तैयार है कि आप ज्वाइन कर लें। तो मुझे लगता है पंजाब में तो कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। मुस्लिम लीग नून अकेले इलेक्शन लड़ रही है, सिर्फ काफ लीग के साथ मुझे नजर आ रही है, वो भी 3 सीटों की हद तक, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी फजलुर रहमान साहब की अपनी पॉकेट है, केपी और बलूचिस्तान आप कहें, वहां मुस्लिम लीग नून कमजोर है। उस सीट एडजस्टमेंट को आपको क्या नजर आता है? आपका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान का वोट बैंक या सीटें आपस में स्वैप ही नहीं करती हैं? आप बलूचिस्तान में जरूर मुस्लिम लीग नून को एज मिला है, उनको 5-6 सीटें वहां से मिल सकती हैं। बाप पार्टी के टुकड़े हुए हैं और वहां से जाम कमाल वगैरह और जो लोग आए हैं वो अपनी अपनी सीटें निकाल कर ले आए, तो वहां से 5-6 सीटें मुस्लिम लीग नून को इजाफा हो सकता है। बाकी कोई इतना बड़ा इत्तेहाद तो नजर नहीं आता जितना बड़ा लोग बात कर रहे हैं। मुजम्मल साहब, तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल रहा है और कहा जा रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट साइफर साजिश केस में जो है वो बेल हुई, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने बल्ला बहाल हुआ, और आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर साजिश केस की जो अडाला जेल में समाअत थी उसे भी रोक दिया 11 जनवरी तक। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के हक में चीजें जा रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कहीं से भी इस इलेक्शन में कैंडिडेट होंगे। तो आप बात समझे। अब बल्ले के निशान की बात है, उसमें मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक, जब तक मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्ले का निशान दिया तो नहीं है। और खबरें यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर रहे हैं और वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। बल्कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो एक रिटर्निंग अफसर को भी मुअत्तल किया है, वो उसके खिलाफ भी अपील करने जा रहे हैं। वो पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला भी नहीं मान रहे हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो को बल्ले का निशान इतना इजीली दिया जा सके, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होगी। फिर देखें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है। इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट नहीं होंगे। पीटीआई को जो मुश्किलात कैंपेन में होनी है वो उसका अभी ये कागज जमा होने से तो कुछ नहीं हो जाता। सवाल ये है कि जो कैंडिडेट कागज जमा कराने के बाद कैंपेन कर सकेंगे, जिन्होंने कागज अपने वकीलों के जरिए जमा कराए हैं और वो मफरूर और इश्तिहारी हैं और वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है, वो कल कैंपेन में लोगों से वोट मांगने कैसे जाएंगे? जो आज रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होने से के काबिल नहीं है, वो कल वोटर की अदालत में पेश होने के काबिल कैसे हो सकेगा? तो इसलिए ये कोई कागज जमा कराने को जो फतह जो है पानीपत या करार दे रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि जो कैंडिडेट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक नहीं आ सकता, वो वोटर की दहलीज पे कैसे जाएगा? कॉर्नर मीटिंग कैसे करेगा? दफ्तर कैसे खोलेगा? ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? पोलिंग एजेंट कैसे बनाएगा? तो फिर ये कोई इस तरह कागज जमा कराने से तो आपने कैंपेन पहले दिन ही सरेंडर कर दी, फिर कोई कैंपेन नहीं होगी पीटीआई। और फिर दूसरी बात ये भी है सर कि जो कहा जा रहा था कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्हें कागजाती नामजदगी जमा नहीं करवाने दी जा रही है, और फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। जी, अननोन लोग हैं जिन्होंने कागज जमा कराए हैं। जो कैंडिडेट्स देखें, ये इलेक्शन जो है ना, ये इसमें जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनके तजर्बे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये समझें कि हमारी जिससे भी बात हुई है उसने कहा 30% इलेक्शन तो इलेक्शन डे का होता है, 30% इलेक्शन जो है पार्टी के टिकट का होता है और 30% कैंडिडेट का होता है। तो अगर पार्टी का कैंडिडेट कमजोर है और इलेक्शन डे मैनेज नहीं होगा तो 30-40% एक तरीके से अगर 4-4, 5-5 अननोन लोगों ने कागज जमा करा दिए हैं तो वो को बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके नतीजे में एंड रिजल्ट क्या निकलेगा वो देखना पड़ेगा। अगर ना जो है वो आपका टिकट नहीं लेने को तैयार, तो फिर आपको अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर को रिकंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तहरीक इंसाफ जो है जो खुशियां मना रही है कि बल्ला उन्हें वापस मिल गया, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा जी कि बल्ला आ गया, तो ये बल्ला लगता है कि उन्हें मिल नहीं पाएगा। और दूसरा, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया ना बल्ला। जी ऐसे ही है।
पिशावर हाईकोर्ट ने उनको कहा कि आप इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट अपलोड करें, बल्ले का निशान दें 24 घंटे में। ऐसा हुआ तो नहीं है ना, जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो 48 घंटे नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक तो बस फिर। तो मुजम्मल साहब ये बताइएगा कि जो कल मंशूर का ऐलान किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और उसमें वही यूथ को जो है फोकस किया गया, इंडस्ट्री ख़वातीन की जो है वो अपलिफ्टिंग जो है उसमें किया गया, नून लीग का मंशूर अभी तक नहीं आया। तो जो मंशूर दिए जा रहे हैं या आ रहे हैं मैदान में और अवाम के पास सामने आ रहे हैं, तो उससे लगता है आपको कि कोई नई चीज़ होने जा रही है, और जो मसाइल हैं अवाम के, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, और बाकी जो चीज़ें हैं, माशी सूरत हाल है, उससे बेहतरी की तो है आपको कोई? देखिए जी, माशी बेहतरी के लिए तो अगले इलेक्शन के बाद मुझे लगता है पार्लियामेंट काम करेगी। मिसाक मईशत पर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगली पार्लियामेंट से होगा, और वो उसमें हमें SIFC का रोल भी नजर आता है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी नजर आता है, और वो जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के अगले 10 साल 15 साल की राह मुतय्यन करेगा। अब तो देखिए कि आलमी मालियाती इदारे भी कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल ऑर्डर जो वर्क ऑर्डर जो है पाकिस्तान का नहीं चल सकता। इसका मतलब दुनिया कह रही है कि आप अपना फाइनेंशियल वर्क ऑर्डर चेंज करें। वो चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट में बहुत सी इस्लाहात चाहिए, बहुत सी कानून साजी चाहिए, और बहुत सारी चीजें चाहिए जिसके लिए कौमी इत्तेफाक राय भी चाहिए, जो हमारे यहाँ अक्सर डंडे से हो जाता है, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान हो गया था और चीजें हो गई थी। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो मुझे चार्टर ऑफ इकोनॉमी और SIFC के तहत वो कानून साजी और वो सब कुछ नजर आती है, प्राइवेटाइजेशन और सब कुछ, और वो इलेक्शन के बाद होगा। इसीलिए इलेक्शन जरूरी है कि अगर पाकिस्तान ने माशी तौर पे अपनी को बहाली का रोड मैप बनाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट और अगले इलेक्शन और एक 5 साल का की हुकूमत बहुत जरूरी है। लिहाजा मुझे नजर आता है कि वो उससे हो जाएगा। उसमें उसका इन सियासी पार्टियों के मंशूर का इतना जिक्र असर नहीं है जितना ये है कि वो हमने प्राइवेट, देखिए हमारे 5-6 बड़े मसले हैं। पहला मसला ये है कि हमने टैक्स कलेक्शन ठीक करनी है। जी। वो पॉलिटिकल, उसके लिए पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है, वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी से आएगी। हमने बिजली और गैस के बिल वसूल करने, अब देखे ना जिन जिन जगहों पर बिलावल भुट्टो सियासत करते हैं, सिंध में या उधर, वहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी है। क्या वो बिजली चोरी खत्म कर सकते हैं नवाब शाह की, लाड़काने की या अंदरून सिंध की? तो फिर तो अपने मंशूर की बात करें, और अगर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी में फैसले होने हैं तो फिर मैं उधर की बात करूंगा। या तो बिलावल ये समझाए ना लाड़काना में खड़े होकर के जी हम नवाब शाह की बिजली चोरी खत्म कर देंगे, तो फिर तो उनके मंशूर को माना जा सकता है। और अगर नवाब शाह की बिजली चोरी 70% रहनी है तो फिर इस मंशूर का भी पाकिस्तान के चार्टर ऑफ इकोनॉमी में तो कोई ताल्लुक नहीं है। मुजम्मल साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जो अदालती फैसले हैं, जारी बात है जब कोई फैसला आता है कोर्ट से तो उसका डेफिनेटली जो है वो ग्राउंड पर असर ज़रूर पड़ता है, सियासत पर असर जो है वो ज़रूर होते हैं। जैसे आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला DRO की ट्रेनिंग रोकेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उसे जो है फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले को कलअदम करार दिया गया, बल्ला बहाल किया गया, तो आप देख रहे हैं कि कुछ और भी कोई ऐसी रुकावटें या हर्डल्स आ सकती हैं मजीद के जो है वो जो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सके? जी, हर्डल्स आ सकती हैं और हर्डल्स नजर आ भी रही हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही खड़ा रहा तो फिर तो इंतखाबात हो जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ना खड़ा रहा, कहीं कमजोरी दिखाई, तो फिर हम कह सकेंगे कि मुलतवी कर, क्योंकि मुलतवी हो सकते हैं। लेकिन 8-10 दिन की बात तो देखें ना जी, आर्मी चीफ ने भी की है, आसिफ जरदारी ने भी की है, सब ने की है, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 8-10 दिन भी नहीं माने हैं। लिहाजा अभी स्लिप्स एंड देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन अ लिप एंड अ सिप वाली बात है। लेकिन आज के दिन 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें मुलतवी करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है मुजम्मल साहब, ये भी सर बताइएगा कि ये इलेक्शन जो है पिछले इलेक्शन से आप कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं? आपने PTI की गवर्नमेंट भी देखी, आपने नून लीग की भी देखी, आपने पनामा JIT और फिर नवाज शरीफ की माजूली और फिर ताहयात नहली, और इससे पहले भी हुकूमतें जो हैं वो बदलती रहीं। तो आप इस इलेक्शन को, जो पिछले इलेक्शन हुए, ये हुकूमतें बनी, किस तरह मुख्तलिफ देखते हैं सर? देखिए, मुख्तलिफ तो नहीं मैं देखता, सिर्फ यही है कि जो 18 का लाडला था वो आज का लाडला नहीं है, और जो 18 में सुतेला था वो आज का लाडला है, आप ये कह सकते हैं।
लेकिन और ये भी आप कह सकते हैं कि बाकी सियासी जमातें जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ती हैं तो वो लड़ाई को हदूदों का यूद में रखती हैं, और पीटीआई ने वो रेड लाइंस क्रॉस की हैं जिसका उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए लड़ाई बड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल मुझे कोई ऐसा इलेक्शन में चेंज नजर नहीं आ रहा। चलें मुजम्मल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मुजम्मल सुहरवर्दी साहब। आपने इनकी बात सुनी, इनका मौक़िफ़ सुना कि इलेक्शन जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या रुकावटें और भी आ सकती हैं इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने आपको ये सामने मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी का मौका भी रखा कि उन्हें किस तरह गिरफ्तार किया गया, उन्हें उनके पास क्या ऑप्शन हैं, वो कहाँ तक जा सकती हैं, और फिर साइफर साजिश केस पर भी हमने बात की। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।